हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पंकज सिंह मेहरा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में मेहरा कोचिंग एकेडमी क्लासेस में। इस क्लासेस में हम क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का सीबीएसई कोर्स को कवर करेंगे और साथ ही साथ जेईई मेन और जेईई एडवांस के कोर्स को भी लेते हुए चलेंगे। अगर आप हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें और साथ ही साथ आपको समय समय में हमारी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आज का लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, उसमें हम फिजिक्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उस टॉपिक में जाने से पहले मैं अपने गोल के बारे में बात करते हैं। गोल मतलब होता है हमारा लॉन्ग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हमारा बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? सीबीएसई बोर्ड। हम इसमें सीबीएसई बोर्ड को कवर करेंगे। ठीक है, जेईई मेन के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स में फोकस करेंगे और सेम वाइज आपके जेईई एडवांस में भी हम लोग फोकस करेंगे। फिजिक्स में किसी भी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि हमारा कोर्स किस तरीके का है। हम उसके कोर्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि सीबीएसई में किस तरीके का पेपर आता है और किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क का, दैट इज यूनिट वाइज चैप्टर बेसिस में कितना वेटेज है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले जब हम कोर्स स्ट्रक्चर में आते हैं तो हम देखते हैं जो हमारा सीबीएसई है, जो हमारा बोर्ड पेपर होता है वो 3 आवर्स के होता है और मैक्सिमम मार्क्स 70 मार्क्स क्या करते हैं, कैरी करता है हमारा बोर्ड पेपर। ठीक है, तो यूनिट वाइज वेटेज किस तरीके से है? तो जो हमारी यूनिट 1 है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में रहते हैं उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो लगभग होता है हमारा 8 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट कब पैदा होती है? जब वो चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज एट मोशन, तो हमारी करंट क्या होती है बेटा? प्रोडक्शन होती है, करंट पैदा होती है। तो हम ये दोनों ही हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे इन 2 चैप्टर में और ये हमारा दोनों मिला के 16 मार्क्स। तो कभी 8 मार्क का इलेक्ट्रोस्टैटिक, 8 मार्क का करंट इलेक्ट्रिसिटी या 9 मार्क का और 7 मार्क का, इस तरीके से मार्क्स क्या करते हैं बेटा? वेरी करते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मतलब करंट का हम मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टियां पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा यूनिट 4 है। यूनिट 4 हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज ईएमआई। ठीक है, इसमें हम लोग कैसे करंट इंड्यूस होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम डिफरेंट टाइप से करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, उनके बारे में करेंगे। ये दोनों यूनिट जो होती हैं वो मिला के 17 मार्क की आती है। ठीक है, वही बात है, 1-2 नंबर में वेरी करते हैं। कभी ये 9 मार्क की आती है, 8 मार्क की आती है, कभी 10 मार्क की आती है, कभी 7, पर ज्यादा मार्क की आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म आता है। बहुत बड़ी यूनिट है ये। नाउ नेक्स्ट यूनिट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम ईएम वेव्स भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो जो ईएम वेव्स होती हैं, और नेक्स्ट है यूनिट 6 ऑप्टिक्स, ये दोनों मिला के आती है 18 मार्क्स। पर हमारे यहाँ पे जो ईएम वेव्स है लगभग 3 से 4 तक मार्क्स की आती है। ये 3 से 4 मार्क्स कैरी करती है। ऑप्टिक्स हमारी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है इन 9 यूनिट में से और सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये लगभग हमारे कितने मार्क्स की आती है? 14 मार्क्स की। ठीक है, 14 से 15 मार्क्स तक फ्लक्चुएट करती है, 14 से 15 मार्क्स की आती है। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 से 4 मार्क्स का आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी क्या रहती है? ऑप्टिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ नेक्स्ट इज 7th यूनिट और 8th यूनिट हमारी मॉडर्न फिजिक्स है। ठीक है, तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर हमारा मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, जिसमें हम रेडिएशन और मैटर्स के डुअल नेचर के बारे में बात करते हैं, जो कि कितना है 12, और एटम्स और न्यूक्लिया के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा 12 मार्क्स का आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 9th एंड द लास्ट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे, सेमीकंडक्टर की एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। वो हमारे कितने होते हैं? 7 मार्क्स की होती है। तो हमारा पूरा अगर हम ओवरऑल मार्क्स को जोड़ें तो हमारे पूरे मार्क्स कितने आ रहे हैं? 70 मार्क्स। ठीक है, तो ये क्या था? एक ओवरव्यू था हमारे फिजिक्स के सभी एक यूनिट का, कि वो यूनिट कितना मार्क्स कैरी करती है। ठीक है, तो बेटा देखो, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कितना ज्यादा कोर्स है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला केस क्या होगा? आप लोग
अपना जो डाउनलोड करेंगे और हार्ड कॉपी निकालेंगे, प्रिंट आउट हार्ड कॉपी निकालेंगे किसकी, सिलेबस की, और अपने नोट्स की नोटबुक के आगे सबसे पहले रखेंगे। इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि हम इंटरनेट में जाके देख सकते हैं, आपके पास हार्ड कॉपी अवेलेबल होनी चाहिए। और सेम इस चीज की भी आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सी यूनिट आपके कितने मार्क्स कैरी करती है, और ये आपके लिए आगे यूजफुल रहेगी कैसे प्रिपरेशन टाइम में, कि किस यूनिट में हम कितना ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए और कौन कितना मार्क कैरी करती है और किस जगह से कितने मार्क्स तक का आता है। आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मुड़ते हैं और बात करते हैं टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन? टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन मतलब यह है कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस बेसिस पे और किस फॉर्मेट पे और किस साइकोलॉजी के पीछे रख के हमसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पहला टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन में आता है हमारा, पहला आता है रिमेंबरिंग पोर्शन। तो रिमेंबरिंग पोर्शन होता है नॉलेज बेस्ड में, मतलब ये सिंपल फैक्ट्स, जो सिंपल रिकॉल क्वेश्चन होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं जो आप लर्न कर सकते हैं, इजी डेफिनेशन होती हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन दे दो, फैक्टर्स बता दो जिसमें रेजिस्टिविटी डिपेंड होती है। तो सिंपल रिकॉल क्वेश्चन टू नो स्पेसिफिक फैक्ट्स, टर्म्स, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी। प्रिंसिपल पूछे जाते हैं आपको पूछा जाएगा कि एसी मोटर का, डीसी मोटर का क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल पूछ लिया जाएगा, आइडेंटिफाई, डिफाइन, रिसाइटेड इंफॉर्मेशन, लॉस पूछ लिए जाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स पूछ लिए जाएंगे। तो जो नॉर्मल चीजें हैं वो आपको रिमेंबरिंग पोर्शन के अंदर पूछ ली जाएंगी। नाउ हमारा नेक्स्ट जो टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन है वो है दैट इज अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नाउ जो एग्जामिनर है वो आपके अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, मींस क्या होता है, टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू कॉम्प्रिहेंड। वो देखना चाहता है कि आपको किसी चीज सब्जेक्ट की कितनी डीप नॉलेज है, उस टॉपिक की कितनी डीप नॉलेज है। तो टू बी फैमिलियर विद द मीनिंग एंड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअली, तो आपको ये देखना चाहता है कि ठीक है आपको रेक्टिफिकेशन तो है, रिमेंबरिंग तो है, बट रेक्टिफिकेशन का मतलब भी आप समझे हो, उसका आप कितना कंसेप्ट आता है, आपने उससे क्या इंटरप्रिटेशन निकाली है, आप क्या समझे उससे। कंपेयर कर सकते हैं कि आप दो डिवाइसेस के बीच में कंपेयर कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या है, तो वो हम वहां पे जानेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट करना, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है वो जानना, वो सब आ जाता है अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहां पे हमारी डेरिवेशन भी आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारी डेरिवेशन भी आती है। नाउ थर्ड इज एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये दोनों रिमेंबरिंग और जो अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है वो लगभग 38% होता है। 38% मतलब 27 मार्क्स का आता है इन दोनों पोर्शन में से। ठीक है, ध्यान रखेंगे 27 मार्क का इन दोनों पोर्शन से आता है। नाउ थर्ड इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यहां पे मतलब आती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, यूज एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन इन अ कंक्रीट सिचुएशन। यहां पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आती है, कोई थ्योरेटिकल में जिसमें कंसेप्ट डीप से पूछा है और कोई नई चीज अप्लाई करके पूछी है। ठीक है, तो रीजनिंग आ जाती है इसमें कि अगर एक्सपेरिमेंट इस तरीके से करा जाए तो क्या होगा। ठीक है, टू अप्लाई नॉलेज टू अ न्यू सिचुएशन। अगर हमने ये चीज कर दी जाए, अगर हमने ईएमएफ अगर हमने मान लो जैसे पोटेंशियोमीटर का भी क्वेश्चन आता है कि ऑक्सिलरी बैटरी का अगर ईएमएफ कम होगा तो क्या होगा, सिचुएशन हमें नई दी जाएगी और हमें पूछा जाएगा अगर इसमें ऐसा करा जाए तो क्या होगा, तो वो वहां पे आते हैं प्रोवाइड एग्जांपल, एप्लीकेशन में आता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन भी आते हैं। और बल्कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जहां पे आपकी मतलब आपको चेक होगा कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन है किसी एप्लीकेशन की, किसी डिवाइस की। ठीक है, ये आता है 32%, दैट इज 22 मार्क्स का। यहां पर ये आपका 22 मार्क्स का न्यूमेरिकल पोर्शन कह सकते हैं, और जो समझने में कि एप्लीकेशन मतलब आपके डिवाइसेस में आपकी कितनी अच्छी पकड़ है। चलिए नेक्स्ट इज हॉट। फोर्थ ऑप्शन इज हॉट, दैट इज हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। हॉट हमारा होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एंड एनालिसिस एंड सिंथेसिस, मतलब आपको टॉपिक की कितनी डीप ज्यादा नॉलेज है। यहां पे हमें कोई भी दो चीज के बीच में क्लासिफाई करने के लिए आता है, कंपेयर करने के लिए आता है, ऑर्गेनाइज करने के लिए आता है, इंटीग्रेट यूनिक पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। तो जो हमारे मतलब जो इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं, और नाम ही टॉपिक का है हॉट्स, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग, जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, आपको अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज से ऊपर कितनी ज्यादा नॉलेज है वो आता है। ये क्वेश्चन करेंगे इस पार्ट से 5 से 6 मार्क का एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, जो कि क्या होता है, टफ होता है। तो 12th के थोड़े से स्टैंडर्ड से थोड़ा से क्या होता है, टफ होता है। आपको यहाँ पे अपना ब्रेन कुछ ज्यादा यूज करने की जरूरत होती है। वो लेवल अगर आप जेईई मेन और जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो वो बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
एज कंपेयर टू जेईई मेन एडवांस वो लेवल कुछ नहीं होता, बट थोड़ा सा इसका लेवल क्वेश्चन का सीबीएसई बोर्ड से टफ होता है। चलिए, नाउ फिफ्थ इज इवैल्यूएशन एंड मल्टी डिसिप्लिनरी। आपने 10th में एसर्शन रीजनिंग करे होंगे और आपने केस स्टडी के क्वेश्चन करेंगे, तो वो इसके अंडर आ जाते हैं, जिसमें अप्रेज आपको जज करना पड़ता है कि दोनों सेंटेंस ठीक है गलत है, जस्टिफाई द वैल्यू आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। कोई प्रैक्टिकल दिया होगा, आपको पूछा जाता है कि ये प्रैक्टिकल ठीक करा है नहीं करा है, ठीक है, वर्थ ऑफ डिसीजन लेना पड़ता है आपको, तो वो क्वेश्चन आ जाता है इवैल्यूएशन करने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी। तो ये दोनों मिला के आपके 21 मार्क के बनते हैं। तो ये आपका 26, ये आपका 22, सॉरी ये आपका 27, ये आपका 22 और ये आपका 21 मार्क्स का बनता है, और पूरा ये बना के बनते हैं हमारे 70 मार्क्स। तो इस तरीके से एग्जामिनर की जो साइकोलॉजी है वो आपको क्या है, कंसेप्चुअल ज्यादा है। तो एक बात तो आप यहां से जान गए टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन पढ़ के कि फिजिक्स कैसा सब्जेक्ट है। इस फिजिक्स में आपको थोड़ा अपना दिमाग ज्यादा यूज करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट के पीछे थोड़ा ज्यादा भागना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, रिमेंबरिंग से ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, थॉट्स और इवैल्यूएशन में फोकस रहना पड़ेगा। जब फिजिक्स पढ़नी है आपको दिमाग खोलना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, उसके डीप तक जाना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ते समय आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। आई होप आपको ये जो बातें जो मैंने सेक्शन 1 में आपको सिखाया था और सेक्शन 2 में जो मैंने आपको टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन बता रखे हैं आपको समझ में आएंगी, और ये बातें आपको मदद करेंगी एक अच्छे मार्क्स को स्कोर करने में। धन्यवाद।